हेलो फ्रेंड्स, दिस इज भावना हियर। वेलकम टू लेट्स क्रैक। आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को, जो हमारी सीरीज चली हुई है। तो चलते हैं क्वेश्चंस पे। ये पेपर है 1 जनवरी 2022 का। 150 नंबर का पेपर होता है, 150 ही क्वेश्चन होते हैं, 150 ही मिनट होती हैं। ठीक है, तो चलते हैं क्वेश्चंस पे। CDP कर रहे हैं हम, ऑनलाइन एग्जाम होता है, ये तो पता है सभी को। क्वेश्चन नंबर 10 तक हम कर चुके हैं, आगे चलते हैं। चैनल अगर सब्सक्राइब ना किया हो तो कर दें। क्वेश्चन नंबर 11, अ चाइल्ड हैज द एबिलिटी टू अंडरस्टैंड द इंटेंशंस एंड डिजायर्स ऑफ अदर। द चाइल्ड हैज, जो बच्चा दूसरों की भावनाओं को समझता है, दूसरों के इंटेंशंस को समझता है, दूसरों की डिजायर को समझता है, उसके अंदर कौन सी इंटेलिजेंस, कौन सी बुद्धि पाई जाती है? तो बेसिकली उसके अंदर इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस पाई जाती है। ठीक है, जो दूसरों की डिजायर्स को समझता है, दूसरों के इंटेंशंस को समझता है, दूसरों के मूड टेम्परामेंट्स को समझता है, उसके अंदर पाई जाती है इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस। और जो इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस है, यानी खुद की डिजायर्स को समझना, खुद के मोटिव्स को समझना, खुद की फीलिंग्स को समझना, वो होती है इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस। स्पेशल इंटेलिजेंस के अंदर वो आ जाते हैं जो दिमाग में विजुअलाइज करके इमेज बनाते हैं। नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस के अंदर आ जाते हैं फार्मर्स, जिन्हें नेचर की नॉलेज होती है। ठीक है, 8 तरह की बुद्धि पे बात किया। हार्वर्ड गार्डनर ने 8 टाइप ऑफ इंटेलिजेंस दिए हैं, जिसमें से 4 ये हैं। बाकी लॉजिकल इंटेलिजेंस, लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस, स्पेशल इंटेलिजेंस, म्यूजिकल, बॉडीली काइनेस्टिक, इंटरपर्सनल, इंट्रापर्सनल एंड नेचुरल इंटेलिजेंस। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 12, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज प्रपोज्ड इन NEP 2020? NEP 2020 मैंने करा दिया, आप देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट, बीइंग एजुकेटेड इन वंस मदर टंग इज डेट्रीमेंटल टू एजुकेशन एंड टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट। अपनी मातृभाषा में शिक्षित होना और शैक्षणिक प्रौद्योगिक उन्नति में बाधक है, तो ये गलत बात है। मदर टंग में अगर किसी को पढ़ा रहे हैं, बच्चे को मदर टंग में पढ़ा रहे हैं, तो वो बाधक का काम नहीं करती है। विद्यालयों को बच्चों को अंग्रेजी भाषा की प्रथम भाषा के रूप में सीखने और बोलने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, यानी इंग्लिश में बोलने के लिए कहें उन्हें। तो ये बात भी गलत है कि बच्चा स्टार्टिंग में इंग्लिश थोड़ी ना बोल देगा। वो अपने घर से जो भाषा लेके आता है, उसकी मदर टंग हिंदी में ही आती है, तो हिंदी ही बोलेगा बच्चा, या फिर अगर इंग्लिश का है तो इंग्लिश ही बोलेगा। तो ऐसा नहीं है कि इंग्लिश ही बोलेगा, अपनी मदर टंग में बोलेगा जो भाषा उसे आती है। ऑप्शन नंबर 3, मल्टीलिंग्विज्म हैज ग्रेट कॉग्निटिव बेनिफिट्स फॉर यंग स्टूडेंट। ये बात ठीक है कि जो बहुभाषिता है, यानी तरह तरह की भाषा है, वो बहुत लाभदायक है बच्चों के लिए। ठीक है, बच्चों को नई नई भाषा सीखने के लिए भी मिलती है। बाइलिंगुअल अप्रोच कंफ्यूजेज स्टूडेंट एंड हैम्पर्स लर्निंग, ये गलत है। द्विभाषीय उपागम विद्यार्थियों में उलझन पैदा करता है और सीखने में बाधा डालता है। ऑप्शन नंबर 3 हमारा यहाँ सही है। बाल विद्यार्थियों के लिए बहुभाषी होने के उच्च संज्ञानात्मक लाभ हैं, यानी इसके फायदे ही हैं, तरह तरह की भाषा बच्चा सीखेगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा यहाँ सही है। क्वेश्चन नंबर 13, जेंडर रोल्स आर। जेंडर भूमिकाएं हैं लर्न बिहेवियर, इनमेट बिहेवियर, बायोलॉजिकल कंस्ट्रक्शंस या जेनेटिकली डिटरमाइंड। तो जेंडर क्या होता है? सोशली कंस्ट्रक्ट है, यानी समाज के द्वारा निर्मित है। और जेंडर रोल्स क्या है? वो भी समाज के द्वारा ही बनाए गए हैं कि लड़के ये काम करेंगे, लड़कियां ये काम करेंगी, लड़के इस फील्ड में जा सकते हैं और लड़कियां इस फील्ड में जा सकती हैं। तो ये हमारा लर्न बिहेवियर है, जो हमने सोसाइटी से, अपने कल्चर से सीखा है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा यहाँ सही होता है। सेक्स होता है हमारा बायोलॉजिकल कंस्ट्रक्ट। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा यहाँ सही है, अधिग्रहित व्यवहार। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, द प्राइमरी गोल ऑफ कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन इज। CCE का प्राइमरी गोल क्या है? टू कंपेयर स्टूडेंट्स परफॉर्मेंस विद वन अदर, यानी दूसरों से कंपेयर करें परफॉर्मेंस को। तो ये गलत बात है, बच्चे को किसी से कंपेयर नहीं करना है, बच्चे को सिर्फ उसी से कंपेयर करना है कि उसका कितना इंप्रूवमेंट हुआ लर्निंग में। ऑप्शन सेकंड, टू असेस चिल्ड्रंस अंडरस्टैंडिंग एंड मॉडिफाई द करिकुलम एंड पेडागोजी फॉर स्टूडेंट, तो ये बात ठीक है। टू असाइन रैंक टू स्टूडेंट एज पर देयर परफॉर्मेंस, बच्चों की परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग उन्हें रैंक दे। तो बच्चे को रैंक भी देना नहीं है, रैंक भी नहीं देना है और लेबल भी नहीं करना है। ठीक है, स्टैंप नहीं लगानी है बच्चे पे कि ये होशियार है, ये डल है। टू डिक्लेयर स्टूडेंट एज पास और फेल इन पार्टिकुलर एस्पेक्ट, ये भी गलत बात है, बच्चे को पास और फेल नहीं करना है, डिटेक्ट। ऑप्शन नंबर 2 हमारा ये
2 सही है। टू असेस चिल्ड्रंस अंडरस्टैंडिंग एंड मॉडिफाई द करिकुलम एंड पेडागोजी फॉर स्टूडेंट्स। ठीक है, छात्र की समझ को आंकना और पाठ्यक्रम तथा शिक्षा शास्त्र को इसके अनुसार रूपांतरित करना। बच्चे को समझना है, बच्चे की नीड्स को कैटर करना है, उसी के अकॉर्डिंग उसका असेसमेंट करना है, उसी के अकॉर्डिंग उसका मूल्यांकन करना है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 हमारा यहाँ सही है। क्वेश्चन नंबर 15, बिफोर डिसाइडिंग एन असेसमेंट मेथड फॉर हर क्लास व्हाट ऑल शुड द टीचर कीप इन माइंड। मूल्यांकन करने से, अपनी कक्षा के लिए मूल्यांकन पद्धति तय करने से पहले एक शिक्षक को किन बातों पर विचार करना चाहिए। मेरे अलावा इन परिणामों का उपयोग कौन करेगा। विशिष्ट छात्रों के अधिगम वक्र का पता लगाने का सर्वोत्तम तरीका क्या है। ठीक है, ये बात भी। कौन सा तरीका अध्यापिका को स्वयं के शिक्षा शास्त्र पर चिंतन में मदद करेगा। ठीक है, कौन सी विधि छात्रों को उच्चतम अंक पाने में मदद करेगी। तो बच्चों के मार्क्स पे हमें ध्यान नहीं देना है कि बच्चे किस तरीके से अच्छे मार्क्स लेके आए, या बच्चों को लेबल करना या सेग्रीगेट करना, ये बात बिल्कुल गलत है। बाकी 3 ऑप्शन सही है। हु इज गोइंग टू यूज द रिजल्ट डिसाइड मी, व्हाट इज द बेस्ट वे टू फाइंड आउट लर्निंग कर्व्स ऑफ इंडिविजुअल स्टूडेंट्स। यानी अलग अलग तरह के जो बच्चे हैं उनकी नीड्स को कैसे केटर करना है, उन्हें कैसे देखना है, उनका असेसमेंट किस तरह करना है। विच मेथड वुड हेल्प मी टू रिफ्लेक्ट ऑन माई पेडागोजी, यानी मेरे तरीके क्या मैं चेंज करूं, क्या मुझे चेंज करने की जरूरत है, किस तरह की वेराइटी मुझे यूज करनी चाहिए मेथड्स की। तो 3 ऑप्शन यहाँ सही हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा यहाँ सही हुआ। बच्चे को लेबल नहीं करना है और सेग्रीगेट नहीं करना है। ठीक है, तो ये ऑप्शन हमारा गलत हुआ। चलते हैं आगे। इंक्लूसिव एजुकेशन इम्प्लाइज, इंक्लूसिव एजुकेशन क्या कहता है। इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, यानी जो पिछड़े वर्ग के बच्चे हैं या जो फाइनेंशियली वीक है, क्वेटा में बी मेड अवेलेबल ओनली इन गवर्नमेंट स्कूल, की ये सिर्फ गवर्नमेंट स्कूल में हो अवेलेबल। स्टूडेंट विद डिसेबिलिटी शुड बी प्लेस्ड इन स्पेशल स्कूल्स ओनली, कि जो डिसेबल्ड वाले यानी दिव्यांग बच्चे हैं उन्हें एक स्पेशल स्कूल में डाला जाए। ओनली इंग्लिश बी टॉट इन गवर्नमेंट स्कूल्स, कि खाली इंग्लिश गवर्नमेंट स्कूल में ही बोली जाए। ऑल चिल्ड्रन इररेस्पेक्टिव ऑफ देयर एबिलिटीज बी प्रोवाइडेड क्वालिटी एजुकेशन, ये बात बिल्कुल ठीक है कि हर बच्चे को क्वालिटेटिव एजुकेशन मिलनी चाहिए, चाहे उसके अंदर कोई भी डिसेबिलिटी हो, चाहे वो किसी भी क्लास से आता हो, किसी भी सोसाइटी से आता हो, किसी भी एनवायरनमेंट से आता हो, किसी भी सेक्शन वीकर सेक्शन से हो, किसी भी अपर सेक्शन से हो, तो सभी बच्चों को एक कक्षा में समावेश करके हमें चलना है। तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा यहाँ सही है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 17, एसर्शन, व्हाइल टीचिंग अ टीचर शुड यूज अ वैरायटी ऑफ वेज टू रिप्रेजेंट द कंटेक्स्ट ऑफ टीचिंग। पढ़ाते टाइम टीचर को अच्छे मेथड्स, वैरायटी ऑफ मेथड्स यूज करने चाहिए। टीचर नीड टू एडेप्ट देयर पेडागोजी टू सूट द डाइवर्स नीड्स ऑफ लर्नर। टीचर को अपनी पेडागोजी, अपना शिक्षण इस तरह से रखना चाहिए कि अलग अलग डाइवर्स नीड्स वाले जो बच्चे हैं उनकी नीड्स को केटर कर सकें। ठीक है, तो दोनों ही ऑप्शन ठीक है। बोथ ए एंड आर ट्रू। आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। हिंदी में भी देख लेते हैं। पढ़ाते समय एक शिक्षक को पाठ्य सामग्री को दर्शाने के विभिन्न तरीके अपनाने चाहिए। ठीक है, तरह तरह के मेथड्स यूज करने चाहिए। शिक्षक को अधिगमकर्ताओं की विविध आवश्यकताओं हेतु अपने शिक्षा शास्त्र के उनके अनुकूल बनाना चाहिए, उन्हीं के अकॉर्डिंग पढ़ाना चाहिए, उनकी इंडिविजुअल नीड्स को केटर करना चाहिए, ध्यान में रखना चाहिए कि किस बच्चे को किस तरह केटर करना है। तो दोनों ही ऑप्शन हमारे सही हैं। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 18, अ चाइल्ड इज फेसिंग रेगुलर डिफिकल्टी इन राइटिंग। He also experiences a challenge in the formation of alphabets and spacing of words. These characteristics hint towards which of the following learning disability. एक बच्चे को बराबर लिखने में दिक्कत आ रही है, वो लिख नहीं पा रहा है, वर्ड्स को फॉर्मेट भी नहीं कर पा रहा है और वर्ड्स के बीच में गैप भी नहीं दे पा रहा है, यानी उसे ओवरऑल लर्निंग राइटिंग में दिक्कत है। ठीक है, तो उसे कौन सी डिसेबिलिटी है, कौन सी डिसेबिलिटी से वो ग्रस्त है। अगर बच्चे को लिखने में दिक्कत आ रही है तो उसके अंदर डिस्ग्राफिया है। ठीक है, उसके अंदर डिस्ग्राफिया है। अगर बच्चे को पढ़ने में दिक्कत आई होती तो उसके अंदर डिसलेक्सिया था। ठीक है, अगर बच्चे को रीडिंग डिसऑर्डर है तो उसके अंदर डिसलेक्सिया है, यानी सा को वाज पढ़ रहा है, वाज को सा पढ़ रहा है। ठीक है, अगर बच्चे को मैथ्स में प्रॉब्लम हो रही है, कैलकुलेशंस में प्रॉब्लम हो रही है, तो उसके अंदर डिसकैलकुलिया है। ठीक है, ये मैथमेटिक प्रॉब्लम में दिक्कत होती है। अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर यानी ADHD, अगर बच्चे को अटेंटिव होने में प्रॉब्लम हो रही है, बच्चा ध्यान नहीं लगा पा रहा है, एक जगह रुक नहीं पा रहा है, तो उसे ADHD है।
तो हमें ये पूछा था कि बच्चे को राइटिंग में दिक्कत है, तो उसके अंदर डिस्ग्राफिया है, उसे डिस्ग्राफिया डिसऑर्डर है, डिसेबिलिटी है। ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही है, आलेख वैकल्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, टू केटर टू इंडिविजुअल डिफरेंसेस अमंग द स्टूडेंट्स आर टीचर शुड। अलग अलग तरह के जो बच्चे हैं उनकी नीड्स को पूरा करने के लिए टीचर्स को क्या करना चाहिए? यूज स्टैंडर्डाइज इंस्ट्रक्शन मेथड एंड यूनिफॉर्म वे ऑफ असेसमेंट। स्टैंडर्डाइज मेथड यूज करें यानी कठोर बिल्कुल, और एक ही तरह से मूल्यांकन करें, तो ये गलत बात है। मल्टीपल वेज होने चाहिए असेसमेंट के, और हमें फ्लेक्सिबल करिकुलम रखना है, तो ये ऑप्शन हमारा गलत हुआ। यूज अ वैरायटी ऑफ पेडागोजिकल अप्रोचेज एंड मीन ऑफ असेसमेंट। ये बात ठीक है कि अलग अलग शिक्षण शास्त्र हमें अलग अलग मेथड्स हमें यूज करने चाहिए, और मूल्यांकन भी कई तरह से करना चाहिए, तो ये ऑप्शन सही है। आगे भी पढ़ लेते हैं। यूज यूनिफॉर्म पेडागोजी टू एंश्योर मेमोराइजेशन एंड फोकस ऑन समेटिव असेसमेंट, कि बच्चा याद रखे, मेमोराइज करे और फोकस करे समेटिव असेसमेंट पे। समेटिव असेसमेंट क्या होता है? एंड ऑफ द ईयर जो एग्जाम होते हैं उसके रिजल्ट पे बच्चा ध्यान दे, कि एंड ऑफ द एग्जाम के लिए ही रट्टा मारे, तो ये बात गलत है। इंक्रीज द नंबर ऑफ पेपर पेंसिल टेस्ट एंड फोकस ऑन रिकॉल, यानी याद करने पे ध्यान दे और पेपर पेंसिल पे अपनी समझ बढ़ाए, तो ये भी ऑप्शन गलत है। ऑप्शन नंबर 2 हमारा यहाँ सही होता है। यूज ऑफ वैरायटी ऑफ पेडागोजिकल अप्रोचेज एंड मीन ऑफ असेसमेंट, शिक्षा शास्त्रीय उपागम और मूल्यांकन के विविध साधनों का उपयोग करना चाहिए, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा यहाँ सही होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 20, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ क्रिएटिविटी। क्रिएटिविटी की कौन सी एक विशेषता है? डाइवर्जेंट थिंकिंग, सही बात है। डाइवर्जेंट थिंकिंग होता है बच्चा अलग अलग सॉल्यूशन सोच सकता है, एक चीज के तरह तरह के सॉल्यूशंस लाता है, उसके अंदर दिमाग में नए नए आइडियाज आते हैं, तो डाइवर्जेंट थिंकिंग अच्छी बात है। इम्पल्सिवनेस, यानी बच्चा एकदम से जवाब दे देता है बिना सोचे समझे। सेंट्रेशन इन थॉट, बच्चा एक ही पहलू में सोचेगा। कन्वर्जेंट थिंकिंग, यानी बच्चे पे सिर्फ एक ही जवाब बन पाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ सही है। ये क्रिएटिविटी की कैरेक्टरिस्टिक है, डाइवर्जेंट थिंकिंग, ठीक है, यानी बच्चा अलग अलग पहलू में सोचेगा, नए नए सॉल्यूशंस क्रिएट करेगा, कुछ ना कुछ नया इनोवेट करेगा, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा यहाँ सही है। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो कर दें। थैंक यू।